हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चैप्टर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी रिविल पैक्ट, पूना समझौता, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत की आज़ादी। इन सभी टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। बहुत मज़ेदार सेशन होगा, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा का मतलब होता क्या है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि विनम्रतापूर्वक ब्रिटिश सरकार के जितने भी नियम हैं और कार्य हैं उसकी अवहेलना करना, यानी उसकी अवज्ञा करना। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। विवरण की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930। यहाँ पर थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ कि ये इसका शुरुआत हुआ कैसे, इसका जन्म हुआ कैसे। दरअसल जब दिसंबर 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उस जो आंदोलन था उसमें एक ही ध्येय वाक्य रखा जाता है, एक ही पर्पस के लिए उसे चुना जाता है कि हमें भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, यानी स्वराज प्राप्त करना है। लेकिन इसके 1 साल पहले की बात करें तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिनमें डोमिनियन स्टेट को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जो कांग्रेस के युवा वर्ग हैं, खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास ने इनका विरोध किया और उनका मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेट की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और जब ये 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो गांधी जी का फुल सपोर्ट मिल जाता है स्वराज के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर गांधी जी के जो मेन वर्ग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जितने भी युवा कांग्रेस थे, उन्होंने वहाँ पर एक स्वराज की मांग की, वहाँ पर शपथ ली कि अब हमें देश को हर हाल में आज़ादी दिलाना है। ठीक है। अब यहाँ पर तो उद्देश्य तो मैंने बता दिया कि कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। अब यहाँ बात आती है गांधी जी के 11 सूत्री मांगों की, है ना। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने वायसराय, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, उनको एक पत्र लिखते हैं और पत्र में 11 सूत्री मांगों की उनके सामने पेशकश करते हैं। उन मांगों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नशीलों सेवन का जो भी मादक पदार्थ है उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। और जो भारतीय कर है उन पर 50% का फ़ायदा दिया जाए, यानी 50% की छूट दी जाए। और नमक को सीधे तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, यानी ब्रिटिश का जो एकाधिकार है नमक में पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। तो कई सारे ऐसे 11 सूत्री मांगें थी। उन मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनको 1 महीने की मोहलत दी गई, यानी 31 जनवरी 1930 तक का मोहलत दिया गया गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने कहा कि अगर इन मांगों को ब्रिटिश सरकार या वायसराय इसको नहीं मानती है तो हमको जबरन सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा। बाद में जब ब्रिटिश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, उनका कोई रुख इसमें नहीं होता है, तो गांधी जी के द्वारा, है ना, इन 11 सूत्रीय मांगों में से किसी एक मांग को केंद्रीय लक्ष्य घोषित करना था। तो गांधी जी के द्वारा नमक कानून, नमक कर को केंद्रीय लक्ष्य घोषित किया जाता है और इसी के माध्यम से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, उनका कहना था, है ना। अब नमक कर को ही उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि उनका कहना था कि जो नेचर के द्वारा दी गई सामान है, यानी अगर समुद्र से कोई नमक निकल रहा है तो उस पर ब्रिटिश करोड़ों रुपए कमाकर गरीबों की पेट को मार नहीं सकता है। ठीक है। तो उन्होंने उन गरीबों को, उन मज़दूरों के लिए जिन्होंने नमक कानून में काफ़ी लंबे समय तक काम किया, उनके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, तो गांधी जी के द्वारा नमक कानून को एक व्यापक और केंद्रीय लक्ष्य घोषित किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता कि आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह ज़बरदस्त संघर्ष किए गए। फिर डेट आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो इसको मेन उद्देश्य क्या था इसमें, तो नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं और शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों को वहां जाकर धरना दें और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके उन्हें जला दिया जाए और कर अदायगी को रोका जाए, जो स्कूल है, कॉलेज, उनका तत्कालीन विरोध किया जाए। ठीक है। तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ और अहम बातें हैं, जैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के द्वारा एक बार पुनः पत्र लिख दिया जाता है और उस पत्र को लिखा जाता है लॉर्ड इरविन को। इरविन को इसमें साफ तौर पर समझाया जाता है कि अगर आप अब हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें और बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। तो इस दौरान जब इरविन जो उस समय का जो वायरस आया था, इरविन के द्वारा कोई अहम उसमें बात नहीं दिखाई देती है, तो गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है और 24 दिन 240 किलोमीटर, ध्यान रखना 24 दिन 240 किलोमीटर, है ना। फिर 5 तारीख को पहुंचते हैं कहाँ, साबरमती से दांडी पहुंचते हैं, है ना। और 6 अप्रैल को वो वहाँ पर नमक कानून तोड़ते हैं, है ना। तो ये जब गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है, तो इनके साथ साथ इनके जो और भी सदस्य हैं, है ना, पूरे भारत में नमक कानून फैल जाता है। जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो श्री राजगोपालाचारी द्वारा तिरुचिरापल्ली से वेरंडियम में नमक कानून तोड़ा जाता है। संयुक्त प्रांत में है, आंध्र प्रदेश में, है ना, महाराष्ट्र, नागपुर, सतारा, इधर अपना ठाणे, कई जगह बहुत बड़े पैमाने पर नमक कानून को तोड़ा जाता है। फिर मई 1931 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार के कारण जो युवा वर्ग है उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनके खिलाफ संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। फिर बाद में गांधी इरविन समझौता होता है 1931 को, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि अब हमारी आपको कुछ मांगे माननी पड़ेंगी। ठीक है। जब ये मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट यानी समझौता होता है, तो उसमें गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति जताई जाती है ना। और ये भी ध्यान रखना कि जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, उसमें स्वराज का जो ध्येय वाक्य घोषित किया गया था, उसमें कुछ अहम चीज़ों पर जोर दिया गया था, जैसे गोलमेज सम्मेलन का पूरी तरह से विरोध करना, स्वराज को अपने लक्ष्य का निर्धारित करना कि हमें हर हालत में भारत की स्वराज स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहना है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ठीक है। ये गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन था। अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि एक तरफ जो थे जर्मनी, जापान थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और रसिया थे। जर्मनी जो था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में कब्जा करते जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे क्या हुई, हिलने लगी। जब उसको पता चल गया कि अब जर्मनी का हिटलर यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करेगा, तो जापान की तरफ से भी कई आंदोलन प्रारंभ किए गए, है ना। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो है वो बम विस्फोट किया गया। ठीक है। तो कई सारे यहाँ पर काम किए गए। तो अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, जिसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद यानी 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर किया गया था। ठीक 17 साल बाद, ध्यान रखना, है ना। और यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए सरकारी जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब मेन मुद्दा क्या था इसमें, ये समझते हैं। ठीक है। क्रिप्स मिशन आया हुआ था उस समय अगस्त 1942 में। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने की फैसला किया। 8 अगस्त 1942 को
गांधी जी ने बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक नया नाम दिया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्यवाही के जरिए आंदोलन चलाते रहे, क्योंकि उस समय लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके थे कि अब किसी न किसी कंडीशन में, किसी न किसी परिस्थितियों में इन अंग्रेजों को हर हालत में भारत से बाहर करना है। ठीक है। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा, पूर्व में मेदिनी राय जैसे कई जिलों में स्वतंत्रता कांग्रेस ने भाग लिया था और सरकार की स्थापना कर रही थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। अब इसके इतिहास के बारे में समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का आखिरकार इतिहास प्रारंभ कैसे हुआ। भारत छोड़ो का जो नारा था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जो यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेता थे। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। जो विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह जो उलझता देख जैसे ही नेता ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, तो गांधी जी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरबदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचंड रूप दे दिया। और फिर उसके बाद जब ये बात आती है 18 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार कर लिए गए और 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया था 1924 में, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मरो नहीं मारो। नारा ध्यान रखना, मरो नहीं मारो। ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1942 में, जैसे क्रांति की दवा नल को पूरे देश में प्रचंड किया जाए। तो करो और मरो ये गांधी जी का था, लेकिन मरो नहीं मारो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का था, जिसकी यादगार ताज़ा रखने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने प्रारंभ कर दी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त 1942 का ही दिन चुना। आप सोच सकते हो कि 17 साल बाद, जो 17 साल पहले काकोरी कांड हुआ था, उसके ठीक 17 साल बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 9 अगस्त 1942 को दिल्ली निकलने से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू को यरबदा पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य सभी सदस्यों को अहमदाबाद के किले में नज़रबंद कर दिया गया। सरोजिनी नायडू जी को यरबदा जेल में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पटना जेल में, है ना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 950 लोग मारे गए। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर उसके बाद जब इसमें नज़रबंद किए गए बहुत सारे लोग, तो इस आंदोलन को कुचलने में ये आंकड़ा दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में ऑनरेबल होम मेंबर ने पेश किया था। अब इसके मूल सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का मूल सिद्धांत आखिरकार था क्या। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना और मुस्लिम लीग ने उनके साथ ही अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे, है ना। और इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपना पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक कोई खास वजूद नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति की गई, कब, डेट याद रखना, जून 1944, ठीक है। तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया और जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पटाने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की और 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1945 में ये क्वेश्चन आता कि उस समय कौन थी सरकार, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी और उसी समय बारह राय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जानते हैं कि जनता का मत क्या था इसमें। तो 1946 के शुरुआत में जो प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए
गए और सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। जनरल श्रेणी में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम वर्गों को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिससे भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकी, और कैबिनेट मिशन के यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कर डाला और 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। और इस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था 16 अगस्त के दिन, और यह हिंसा कलकत्ता में शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अब यहाँ जानते कि विभाजन की नींव आखिरकार पड़ी कैसे। फरवरी 1947 में वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन आ गए, है ना, क्योंकि वेवेल का उतना टाइम पीरियड था नहीं, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आए थे। वेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं फरवरी में। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया और जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के कारण 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई और दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने हेतु संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय जयकार लगाने लगी। अब यहाँ बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में। आखिर वो दिन आ गया 15 अगस्त 1947 को राजधानी में ही हो रहे। उस समय महात्मा गांधी वहाँ उपस्थित नहीं थे, उस समय वो तत्काल कलकत्ता में स्थित थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे और उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी और उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे और उनके जीवनी लेखक डी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी को पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थियों शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों और हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीढ़ी पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। गांधी जी के इतने सारे प्रयास करने के बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरकार अपनी दिमाग दिखा ही दिया और उसने पाकिस्तान की मांग कर ही डाली। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई पाकिस्तान बने, गांधी जी यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की भावना के साथ भारत में हमेशा हमेशा के लिए रहें। उन्होंने किसी राज्य या किसी स्टेट को बढ़ावा देने की कल्पना नहीं की थी। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया और कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखना जाना चाहिए। और पाकिस्तान में हालात जो रहें, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। तो यहाँ पर हमारा आज आधुनिक इतिहास का समापन होता है। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।